sharing this. कोई और टीम्स पे नहीं लेता क्या तुम्हारे साथ? अच्छा, कि कॉलेज की तरफ से टीम्स ही रेफर किया गया है, कॉलेज की तरफ से, डीओ की तरफ से। उसमें बड़ी सारी चीजें फ्री मिल जाती है ना आप लोग को, ऑफिस अकाउंट फ्री मिल जाता है। चलो पढ़ने क्या वाले हैं हम इस चैप्टर में। हम दो माइक्रो प्रोसेसर, एक माइक्रो प्रोसेसर को बेसिकली अभी तक जर्नली पढ़ते आए हैं और उसी के बारे में, उन्हीं के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। 8086 एंड 8088। 8086 और 8088 आपके दोनों ऐसे माइक्रो प्रोसेसर हैं जो ऑलमोस्ट सिमिलर है, एक्सेप्ट फ्यू चेंजेस, 2-3 चेंजेस के अलावा दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। ठीक है, सो 8086 8088 मेक द बेस ऑफ आवर माइक्रो प्रोसेसर। मैं वेट कर रही हूँ उसके म्यूट करने का। कर लिया, चलो ठीक है। सो आज हम उन 8086 8088 की आर्किटेक्चर और प्रोग्रामिंग, आर्किटेक्चर ये आपके में, प्रोग्रामिंग और इंटरफेसिंग तो नहीं है। ठीक है, आपके कोर्स में ओनली 9.1 सेक्शन है, 9.2 9.3 एंड 9.4 भी जस्ट अ पार्ट ऑफ 9.4 है। ठीक है, वैसे बुक में पूरा 9.4 दिया हुआ है, बट जस्ट एक पार्ट अगर आप पढ़ लोगे तो यू विल बी एबल टू डू द 9.4 सेक्शन। चैप्टर में से क्या क्या आता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। चैप्टर के बारे में मैंने बताया कि 8086 8088 के बारे में पढ़ेंगे, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, तो व्हाट एवर विल बी स्टडिंग अबाउट 8086 बाय डिफॉल्ट वो 8088 के बारे में होगा, एक्सेप्ट फ्यू डिफरेंसेस, वो भी आपको पता चल जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन तो छोड़ो, चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स छोड़ो, सबसे पहले आ जाओ पिन आउट पे। ठीक है, 8086 और 8088 जो है वो 40 पिन की चिप है, 40 पिन की आईसी है, दोनों में 40 पिन होती है, 20 दिस साइड 20 दिस साइड। ठीक है, ये पिन्स आपको बिल्कुल नहीं रटनी है, एकदम से नहीं रटनी है। पिन्स के बारे में बिल्कुल बस पढ़ना है, पिन्स के बारे में कि क्या पिन क्या कर रही है, उसको रटना नहीं है, कभी कोई पिन्स के बारे में नहीं पूछता। रटना क्या है वो आई विल लेट यू नो, ये चैप्टर भी रट्टा ही है एक तरीके से। ठीक है, सो पिन आउट की अगर हम बात करें तो 8086 और 8088 में माइनर से डिफरेंस है, 3 डिफरेंसेस है। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस है उनकी डेटा बस का। आपकी 8088 में ना 8 बिट की डेटा बस होती है और आपकी 8086 में 16 बिट की डेटा बस होती है। ठीक है, 8086 में 16 बिट ऑफ डेटा बस एंड 8088 की 8 बिट ऑफ डेटा बस। ठीक है, सो 8086 जो होता है वो मोर कन्वीनियंट होता है, बिकॉज अगर माइक्रो प्रोसेस, अगर मेमोरी से आप डेटा उठा रहे हो तो एक बार में अगर आप वर्ड उठाओगे, एक वर्ड उठा सकते हो, तो दैट वर्ड कैन easily be transferred using the 8086 because it has a 16 bit data bus, but that is a less convenient using 8088. That's the first difference. Okay, तो हमारी 8086 में जो पिन कनेक्शंस होते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं, AD0 AD5, ये AD और AD, ये AD0 और AD5 15 क्या है, these pins are multiplexed. Multiplexed pins means कि same pin is doing two work, डेटा बस का काम भी कर रही है और एड्रेस पिन्स का भी काम कर रही है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम कि हमारा, अगर हम चिप की बात करें तो वो एक छोटी सी चिप होती है, अगर हम उसमें 16 पिन डेटा की लगाएंगे और 16 पिन एड्रेस की लगाएंगे तो बड़ी कम्बरसम वो चिप में एड्रेस और डेटा बस ही स्पेस ले लेंगी। तो इन ऑर्डर टू डिजाइन को सिंपल करने के लिए, इन ऑर्डर टू कीप द डिजाइन सिंपल एंड कन्वीनियंट, हम क्या करते हैं, पिन्स को मल्टीप्लेक्स कर देते हैं। ठीक है, तो पिन्स को मल्टीप्लेक्स करने से क्या होता है, अब मेरी वो ही पिन, मेरी कुछ पिन, मेरी 16 पिन्स कैन बी यूज्ड एज डेटा बस आल्सो, कैन बी यूज्ड एज एड्रेस पिन्स आल्सो। ठीक है, उसको तरीका होता है हैंडल करने का, वो हम सेक्शन 9.3 में पढ़ेंगे। प्योर थ्योरी या 9.3 सेक्शन, उसके डायग्राम्स नहीं करने हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा मल्टीप्लेक्सिंग। तो मल्टीप्लेक्सिंग में वी आर गिविंग 2 जॉब्स टू द सेम पिन। ओके, सो अब क्या होता है कि मुझे पता है कि मैंने ये तो कर दिया कि मैंने इस पिन को 2 काम दे दिए, मेरे माइक्रो प्रोसेसर को कैसे पता चलेगा अभी फिलहाल वो कौन सा काम कर रही है पिन। ठीक है, तो मेरे माइक्रो प्रोसेसर को पता तो होना चाहिए कि भाई अभी ये पिन एड्रेस है इनके अंदर या अभी डेटा है, तो उसके लिए मेरे पास होता है कंट्रोल सिग्नल।
ठीक है। कंट्रोल सिग्नल की हेल्प से मैं मेरे माइक्रो प्रोसेसर को ये बताती हूँ कि फॉर द टाइम बिंग दिस पिन हैज एड्रेस और डेटा। ठीक है, मेरे माइक्रो प्रोसेसर से जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड है, तो अभी उन पिन्स में एड्रेस है या डेटा है, दैट इज बीइंग कम्युनिकेटेड यूजिंग कंट्रोल सिग्नल्स। ओके, तो देयर इज वन कंट्रोल सिग्नल व्हिच इज एड्रेस लैच इनेबल, अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट मेजर डिफरेंसेस। क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 8086 और 8088 के बीच में क्या डिफरेंस है। तो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। ओके, देयर इज वन मोर डिफरेंस। दोनों को 40 पिन ड्यूअल पिन होती है। ठीक है, एक होता है इसमें आईओ एम और एक एम आईओ का डिफरेंस होता है, इसमें लिख नहीं रखा, मैं आपको बुक से बता देती हूँ। एक आईओ एम का होता है और एक एसएसओ बीएचई 7 पिन का डिफरेंस होता है। इसमें आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट गिवन, बट इट शुड बी डन। वो डिफरेंस अगर आप ढंग से करोगे तो आपको वो क्वेश्चन में आता है डिफरेंस। एक होता है एम आईओ पिन होती है, आईओ एम पिन होती है। एम आईओ और आईओ एम पिन जो होती है वो कंट्रोल सिग्नल्स होती है। तो 806 में एम आईओ होती है और 8088 में आईओ एम होती है। वो दिखा देती हूँ मैं आपको किस तरीके से होती है, जिससे आपको एक बार नॉन बार पिन होती है, वो भी मल्टीप्लेक्स पिन ही होती है। और एक होती है आपकी SSO which is in 8088 and BHE7 which is in, तो 3 पिन्स का डिफरेंस होता है। अगर आपका पास डिफरेंस लिखने को आता है सो यू हैव टू राइट दिस डिफरेंस। ओके, पीपीटी में नहीं दे रखा है इसलिए मैंने आपको दिस इज, तो द फर्स्ट डिफरेंस ये वाला, अगर हम पार्ट देखें खाली, अगर हम खाली ये वाला पार्ट देखें, दिस पार्ट थोड़ा छोटा हो जाएगा। अगर खाली ये वाला पार्ट देखो, एक और डिफरेंस है। 8086 हैज MIO पिन, ये कंट्रोल सिग्नल की पिन होती है, और 80SS के पास IOM पिन होती है। ठीक है, और एक हार्डवेयर डिफरेंस होता है। 8088 में आपके पास SSO पिन होती है और 8086 में BHE S7 पिन होती है। ठीक है, सो 3 मेजर डिफरेंसेस हैं। डिफरेंस आता है 10 पेपर में से 8 बार ये 8086 और 8088 के बीच में डिफरेंस आता है। सो इफ यू आर राइटिंग दीज 3 पॉइंट्स यू विल गेट द फुल मार्क्स। ठीक है, सो आईओएम और एमआईओ ये पिन्स के बारे में भी आपको नेक्स्ट पता चलेगा। एसएसओ, बीएचई, S7 सब के बारे में अभी नेक्स्ट आपको पिन्स पिन की डिस्क्रिप्शन बताएंगे तो पता चलेगा। बट the point to be noted here is that these are the 3 basic difference between 8086 and 8088. Apart from that, everything is same. बाकी सब कुछ same. The functioning, the interfacing, the programming, सब कुछ जो है 8086 और 8088 का almost same. So these are the only major minor differences. ठीक है, so next come to the pinout. This is how your 8086 मैक्स एंड मिनिमम मोड। अभी एक मैक्सिमम मिनिमम मोड के बारे में पढ़ेंगे, ये सब कुछ उल्टा पुल्टा से लिख रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हम पढ़ेंगे पावर सप्लाई रिक्वायरमेंट, दैट इज डीसी कैरेक्टरिस्टिक। अब क्या है कि जब हमारा कोई माइक्रो प्रोसेसर की चिप है, 8086 है चाहे 8088 है, उसके डीसी कैरेक्टरिस्टिक पता होना बहुत जरूरी होता है। डीसी कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, डीसी कैरेक्टरिस्टिक से हम उसमें कंपोनेंट्स अटैच कर सकते हैं। ठीक है, एक चिप में अगर आपको उसकी डीसी के अगर आपको उससे कुछ कंपोनेंट्स अटैच करने हैं, अगर माइक्रो प्रोसेसर से आपको पूरा कंप्यूटर बनाना है, पूरा कंप्यूटर असेंबल करना है, तो उसके लिए आपको उस चिप की डीसी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। डीसी कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि हर पिन जो है वो कितना करंट या कितनी वोल्टेज को लेता है एक बार में, इनपुट या आउटपुट में, और कितना उसका कितना कम या ज्यादा हैंडल कर सकता है बिना डैमेज हुए। तो सपोज अगर आपको नहीं पता, अगर आप किसी पर्टिकुलर पिन पे ऐसा कंपोनेंट अटैच कर देते हो जिसका करंट ज्यादा है, उसके करंट लेने से, सपोज मैं अगर अपने किसी पिन पे कोई एक कंपोनेंट डालती हूँ, तो मेरा वो पिन है वो 0.01 करंट दे रहा है, लेकिन वो 0.05 करंट दे रहा है, तो मेरी तो आईसी फूक जाएगी। तो ये आईसी फूके नहीं, ये मेरा ब्रेडबोर्ड खराब ना हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसमें केस में हमें डीसी कैरेक्टरिस्टिक अपने माइक्रो प्रोसेसर की पता, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है इसमें। ठीक है, रटना नहीं है, इस वाले पार्ट को नहीं रटना है, यू जस्ट नीड टू नो कि डीसी कैरेक्टरिस्टिक होती क्या है। सो डीसी कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी माइक्रो प्रोसेसर की चिप को जब आप पूरे किसी कंपोनेंट से कनेक्ट करते हो,
तो उस कंपोनेंट से कनेक्ट करने के लिए आपको हर पिंस की डीसी कैरेक्टरिस्टिक मतलब इनपुट आउटपुट वोल्टेज पता होनी चाहिए। उसी इनपुट आउटपुट वोल्टेज के कंपैटिबल आपको कंपोनेंट्स अटैच कर सकते हो। अगर वो कंपैटिबल नहीं होंगे तो आपकी डीसी आपका माइक्रो प्रोसेसर फूक जाएगा, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा बिल्कुल। और ऐसा हुआ है, अगर आप लोगों ने तो ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा ना, प्रैक्टिकल में हमने पढ़ा है, और फूक जाती थी पूरा, वो जो जिस पर्टिकुलर पार्ट पे हम उस आईसी को लगाते थे वो आईसी वो पार्ट ही काला हो जाता था। ठीक है, हमारे सामने आईसीज फूकी हैं, और ये आईसीज फूकना जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो इट्स एज कॉमन एज blinking your eyes. It was so common because we were new, so we just don't know कि कितना करंट वोल्टेज उसको चाहिए, तो हम कुछ भी ऐड कंपोनेंट को कनेक्ट कर देते थे और वो आईसी फूक जाती थी। तो ये नहीं फूके और इस नुकसान नहीं हो, तो इसीलिए आपको डीसी कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए, ठीक है। So both microprocessors require 5 volt with a supply voltage tolerance plus 10 minus 10%. ठीक है, 8086 uses maximum supply current of 360 milliampere और 8088 340 milliampere. ये सब बस पढ़ना है, रटना नहीं है, कोई नहीं पूछता। बोथ माइक्रोप्रोसेसर जो है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 180 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में ऑपरेट हो सकते हैं, विच इज नॉट कन्वीनियंट टू यूज देम आउटसाइड द होम। ठीक है, घर के अंदर तो है ठीक है, बट अगर घर से बाहर निकल के इनको ऑपरेट करने की कोशिश करोगे तो हीट अप हो जाएंगे एंड शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस होते हैं। बट अगर आप सीमोस वर्जन यूज कर रहे हो तो सीमोस वर्जन के केस में जो टेम्परेचर है वो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट से 225 फ़ारेनहाइट डिग्री तक चेंज हो जाता है। मतलब अब यू कैन वर्क between -42 plus 225 डिग्री। ठीक है, सो नाउ सीमोस वर्जन्स आर मोर कॉमन। अब आपका ऐसा कोई लैपटॉप नहीं होगा जो अगर आप मेट्रो में यूज कर रहे हो या अगर आप गार्डन में बैठ के यूज कर रहे हो या घर में बैठ के यूज कर रहे हो तो इट्स गिविंग फूक जा रहा है, नहीं फूकता, बिकॉज वो सीमोस वर्जन से भी एडवांस टेक्निक्स आ गई होंगी अब तो। ठीक है, फिर डीसी कैरेक्टरिस्टिक मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि डीसी कैरेक्टरिस्टिक के केस में यू नीड टू नो द वोल्टेज कैपेबिलिटी ऑफ इनपुट एंड आउटपुट पिन। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट की वोल्टेज कैपेबिलिटी पता होनी चाहिए, उसी के हिसाब से आप उस पर कॉम्पोनेंट अटैच करते हो। अगर नहीं करोगे तो फूक जाएगी। ठीक है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, टेबल 9.1 इन्होंने दी नहीं होगी, बुक में दी होगी, मैं आपको बुक से दिखा देती हूँ। देयर आर सर्टेन थिंग्स मिसिंग इन दिस इज। ठीक है, जीरो लेवल अगर आप 8086 और 8088 के इनपुट की बात करो, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करो, तो जीरोथ पे जो है 0.8 वोल्ट मैक्सिमम आ सकती है और 10 प्लस माइनस मिली एम्पियर जो है वो मैक्सिमम टॉलरेंस है। मतलब इतनी ऊपर नीचे हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। अगर इससे ज्यादा ऊपर हुई तो फूक जाएगी। वन लॉजिक लेवल जो है वो 2.0 वोल्ट है और मिनिमम है, और ये प्लस माइनस 10 इसकी भी टॉलरेंस है। तो जो आपकी इनपुट लॉजिक है ना, जो आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होता है बहुत सारे पिंस का या कंपोनेंट्स का, ये ऑलमोस्ट कंपैटिबल होता है सब कंपोनेंट्स के साथ। इससे आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं पड़ती। प्रॉब्लम आती है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है ना, अगर मैं आपको टेबल दिखाऊं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की अगर मैं आपको बात करूं, कहाँ गई टेबल, हम ये है ये है आपकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में जो आपका जीरो लेवल है वो 0.45 है और जो आपका 1 है वो 2.4 मिनिमम है। तो यहाँ पे वन लॉजिक लेवल की तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, जीरो लेवल की, क्योंकि जो मैक्सिमम आपके कंपोनेंट्स है ना वो 0.040 पे काम करते हैं। ठीक है, और आपका जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक वोल्टेज मैक्सिमम हैंडल कर सकता है वो 40 पे काम करता है। तो क्या होता है कि आपका जो 0.5 का डिफरेंस आता है उसकी वजह से नॉइस इंट्रोड्यूस हो जाती है। तो आपकी आपका जो चिप है वो लिमिटेड हो जाती है सिर्फ 10 कंपोनेंट्स एट अ टाइम। ठीक है, फॉर दैट माइक्रो प्रोसेसर अगर आप 10 कंपोनेंट्स एक साथ काम करवा रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर 10 से ज्यादा कर रहे हो यू नीड टू हैव बफर्स। अगर 10 से ज्यादा बिना बफर के चलाओगे तो नॉइस आएगी। ठीक है, सो ये जो डिफरेंस है इससे नॉइस इम्यूनिटी कम हो जाती है, और नॉइस इम्यूनिटी कम होने से क्या होता है, आपकी नॉइस इंट्रोड्यूस होनी चाहती है इफ द कंपोनेंट्स आर मोर देन 10, if more than 10 components are connected to the output pin, ओके, विदाउट बफरिंग। और अगर आपको मोर देन 10 कंपोनेंट्स आउटपुट पिन से कनेक्ट करने हैं बिना बफरिंग के करने हैं तो आपको बफर्स यूज करने पड़ेंगे। सो दैट इज द ओनली थिंग विद अ डीसी कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट आता है आपका पिन कनेक्शंस ऑफ, गिव मी अ सेकंड।
ओके, सो वेयर वी वर, हाँ, पिन कनेक्शंस। पिंस 8088 की अगर बात करें, 8088 हमारे पास एड्रेस डेटा बस होती हैं विच आर मल्टीप्लेक्स्ड for they are used to input or output address or data depending on the ALE. If it is 0, the pins are having data, and if it is 1, the pins are having address. ठीक है, so these pins are high impedance state during a hold acknowledge. High impedance state is something like that pins are not being used and that current has been taken out from that, so they are connected but they will not work anymore because उनमें से इस तरीके से हाई impedance का मतलब होता है कि the current is not anymore flowing through them. ठीक है, बिकॉज माइक्रो प्रोसेसर का डीएम होल्ड एक्नॉलेज क्या होता है? होल्ड एक्नॉलेज मतलब डीएम है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के केस में क्या होता है? आपका माइक्रो प्रोसेसर काम करना बंद कर देता है, वो हाई इंपिडेंस स्टेट, अगर ओवरऑल ही बात करें तो वो हाई इंपिडेंस स्टेट में चला जाता है, उसकी मैक्सिमम पिंस जो है हाई इंपिडेंस स्टेट में चली जाती है। ठीक है, तो हाई इंपिडेंस का मतलब यही है कि द करंट इज नॉट एनीमोर फ्लोइंग थ्रू देम, इट्स लाइक दैट पिन हैज बीन टेकन आउट फ्रॉम द सॉकेट। ओके, तो एड्रेस, तो सबसे पहले जो हमारी पिंस हो गई वो हो गई 87, 80 और 87 और 80। तो एड्रेस और डेटा मल्टीप्लेक्स पिंस है, इनमें एड्रेस जा सकता है या डेटा जा सकता है। एड्रेस है या डेटा है वो डिपेंड करता है आपका ALE पे। ठीक है, फिर पिन कनेक्शन A8 to 815, ये अगेन आपका 8088 में होता है। देखो ये सिर्फ 8088 में होता है, अगर आप 8086 की बात करोगे तो इट्स 16 बिट डेटा बस, तो उसमें दोनों एड्रेस पिन जो है वो मल्टीप्लेक्स्ड होती है, A0 से 8015 to 80। ठीक है, सारी पिन्स मल्टीप्लेक्स्ड होती हैं। तो ये यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है हायर बिट जो है सिर्फ सिंपल एड्रेस बस होती है, बिकॉज 8088 में तो डेटा बिट्स ही 8 बिट्स की होती है। ओके, अगेन दे आर एट हाई इंपिडेंस स्टेट ड्यूरिंग अ होल्ड एक्नॉलेज। नाउ पिन कनेक्शंस AD18 to AD8, दिस इज ओनली फाइंड इन 8086। ये वाली पिन सिर्फ 8086 में पाई जाती है, बिकॉज 8086 में आपका जो डेटा बस होती है वो 16 बिट की होती है। ओके, सो अगेन वो वही बात बोल रहा है कि कैसे पता चलता है कि इन पिन्स पे डेटा है या एड्रेस है, वो हमें ALE से पता चलता है, जिसका फुल फॉर्म होती है एड्रेस लैच इनेबल। एड्रेस लैच इनेबल से हमें पता चलता है कि वेयर द पिन्स आर हैविंग एड्रेस एट अ पॉइंट और डेटा एट अ पॉइंट। ओके, नाउ पिन कनेक्शन A9, ये पिन जो होती है ये दोनों में सेम होती है, 8086 एंड 8088 दोनों के लिए अवेलेबल होती है। A9, A16 और S6 से S3। S6 से S3 जो होती है आपकी स्टेटस बिट्स होती है। ठीक है, वो आपको स्टेटस बताती है कि कौन सा कोड सेगमेंट हो रहा, कौन सा कोड सेगमेंट एक्सेस किया जा रहा है, इसका मैं आपको टेबल दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये these again are multiplex pins to provide address signal A9 to A16 and status bits S6 and S3. Again they are at high impedance state during hold acknowledge. Status bit 6 जो होती है हमेशा 0 होती है, 5 जो है वो ये इंडिकेट करती है कि F जो आपका इंटरप्ट फ्लैग है वो 0 है या 1 है। ठीक है, और S4 और S3 वो हमें ये बताती हैं कि हमारा कौन सा सेगमेंट जो है, कौन सा एक्स्ट्रा सेगमेंट है, कोड सेगमेंट है या स्टैक सेगमेंट है, कौन सा सेगमेंट जो है वो एक्सेस हो रहा है। इसके लिए टेबल है, वो फिर से शायद यहाँ नहीं दी हुई है, मैं आपको बुक में दिखा देती हूँ। ठीक है, S4 and S0 together forms the which segment is being exited at current, extra stack code और डेटा सेगमेंट। नेक्स्ट आता है आपका रीड सिग्नल। ठीक है, अब देखो, अब आपका माइक्रो प्रोसेसर है, उसमें कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं। कंट्रोल सिग्नल्स ये बताते हैं कि काम क्या हो रहा है। ठीक है, तो कंट्रोल सिग्नल्स में ही एक सिग्नल आपका आता है RD, रीड। रीड सिग्नल आपका जब 0 होता है तो डेटा बस को डेटा रिसीव करना होता है या तो मेमोरी से या इनपुट आउटपुट डिवाइस से, और कहाँ से लेना है डेटा, वो आपको कौन सा सिग्नल बताएगा, IOM या MIO, डिपेंडिंग ऑन द कौन सा आप माइक्रो प्रोसेसर यूज कर रहे हो। ठीक है, सो रीड सिग्नल, जब भी रीड सिग्नल 0 होगा, बिकॉज दिस एक्टिव लो पिन, तो जब भी रीड सिग्नल 0 होगा तो डेटा बस को पता है कि उन्हें डेटा लेना है एक पर्टिकुलर एड्रेस से। वो एड्रेस पिन के थ्रू आ चुका होगा लैच में, अभी बताऊंगी क्या मतलब है इसका। ठीक है, वो एड्रेस कहीं स्टोर्ड होगा, फिर जब जैसे ही डेटा बस को पता चलेगा कि रीड सिग्नल 0 हुआ है, दैट मींस दे हैव टू रिसीव डेटा फ्रॉम सम एड्रेस। That address can be of memory or can be of input output device. Okay, वो किससे का है, मेमोरी का है या इनपुट आउटपुट डिवाइस का है, वो हमें पता चलेगा IOM या MIO सिग्नल से। ओके, फिर आता है आपका रेडी। रेडी जो होता है आपका वेट स्टेट्स डालने में हेल्प करता है। देखो आपका क्या होता है कि आपका जो मेमोरी है एंड आपका माइक्रो प्रोसेसर की बात करें, अगर आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की बात करें, तो दोनों का स्पीड जो है मोस्ट ऑफ द टाइम सेम नहीं होती।
इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कंपैरेटिवली फास्टर एज कंपेयर टू योर मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर। तो उस केस में क्या होता है कि अगर एक साइड से डेटा आता रहेगा और दूसरा साइड जो है वो डेटा हैंडल ही नहीं कर पाएगा तो डेटा लॉस हो जाएगा। तो वो डेटा लॉस ना हो तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, रेडी पिन की हेल्प लेता है। रेडी पिन से वो ये बताता है कि वेदर आई एम रेडी टू टेक एनी मोर डेटा एट दिस टाइम। अगर रेडी 0 है तो डेटा नहीं लेगा वो, वेट करो भाई, इनपुट आउटपुट हो या मेमोरी हो, वेट करो। और अगर वो रेडी 1 है तो हाँ, इट इज एबल टू टेक एनी मोर डेटा। ओके, सो इन दिस वे लेट स्टेट्स जो है वो आप बीच में आ जाते हैं किसी भी साइकिल के, एंड जो आपका जो डेटा है वो लॉस नहीं होता। ठीक है, सो दिस इज द यूज ऑफ रेडी पिन। फिर आता है आपका पिन कनेक्शन INTR, इंटरप्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, इस पिन को अगर INTR के थ्रू कोई इंटरप्ट आई है और अगर IF फ्लैग भी 1 है तो वो इंटरप्ट हैंडल हो जाएगी। और INTR कोई रिक्वेस्ट आई है और IF फ्लैग 0 है तो मतलब वो पिन डिस्कार्ड हो जाएगी। नॉन मास्केबल इंटरप्ट, अगेन ये पिन बिल्कुल INTR जैसी है, बट इस केस में वो इफ के थ्रू डिस्कार्ड नहीं हो सकती। अगर एक बार NMI आई है तो NMI हैज टू बी हैंडल्ड। ठीक है, पिन कनेक्शन टेस्ट, आपने वेट एक इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी चैप्टर 4 में। वेट इंस्ट्रक्शन जो है वो टेस्ट या बिजी पिन को चेक करती है। ठीक है, तो अगर टेस्ट लॉजिक 0 है तो वेट इंस्ट्रक्शन जो है वो कोई प्रोग्राम नहीं करेगी, और अगर टेस्ट 1 है तो वेट इंस्ट्रक्शन जो है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देगी। ठीक है, तो वेट इंस्ट्रक्शन के केस में आपकी टेस्ट या बिजी पिन यूज होती है। ठीक है, एक और पिन होती है सिमिलर बिजी पिन, वो डिपेंड करती है माइक्रो प्रोसेसर कौन सी यूज कर रहे हो आप। तो टेस्ट और बिजी पिन जो है दीज आर चेक्ड बाय द वेट इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट आता है पिन कनेक्शन रीसेट। पिन कनेक्शन रीसेट की हेल्प से क्या होता है, आपके जो भी करंट रजिस्टर था, करंट इनपुट आउटपुट की वैल्यूज थी, वो सब कुछ रीसेट हो जाती है। ठीक है, हर क्लॉकिंग पीरियड के बाद अपने आप को माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट करना पड़ता है, एंड दैट रीसेट इज डन बाय दिस रीसेट पिन। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास क्लॉक पिन प्रोवाइड करती है बेसिक टाइमिंग सिग्नल। अब देखो माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर जो है एक क्लॉक साइकिल्स पे काम करता है कि एक साइकिल पे ये काम होना है, दूसरी साइकिल पे ये काम होना है। वो साइकिल उसे प्रोवाइड कौन करता है, उसको कैसे पता चलता है कि कौन सी साइकिल कितनी देर चलनी है, वो उसको प्रोवाइड करता है क्लॉक सिग्नल। और क्लॉक सिग्नल को कौन ये डेटा प्रोवाइड करता है वो हम पढ़ेंगे सेक्शन 9.2 में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पिन कनेक्शन VCC। वोल्टेज कनेक्ट के लिए होता है, 5 वोल्ट से कनेक्ट करना चाहिए, और ग्राउंड को हमें GND ग्राउंड कनेक्शन को हमें GND से कनेक्ट कर देना चाहिए, जिससे कि जो वो करते हो ना, क्या होता है वो अर्थिंग नहीं हो। तो हम क्या करते हैं, जो भी जितना भी करंट प्रोड्यूस हो रहा है दैट करंट शुड बी स्टेबलाइज। स्टेबलाइज करने को एक पिन अगर करंट से कनेक्टेड है तो दूसरी पिन शुड बी कनेक्टेड टू द ग्राउंड लेवल, मतलब जीरो होनी चाहिए उसकी वैल्यू। तो इससे करंट लीक नहीं होता और आपको करंट नहीं लगता। अब आता है आपका मिनिमम और मैक्सिमम मोड। अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, बिकॉज क्वेश्चन आता है इस पे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम मोड पिन्स। तो मिनिमम और मैक्सिमम मोड पिन्स में डिफरेंस होता है, सर्टेन पिन्स आर अवेलेबल इन मिनिमम मोड एंड सर्टेन पिन्स आर अवेलेबल इन मैक्सिमम मोड। उससे पहले यू विल हैव टू डिफाइन कि व्हाट इज मिनिमम मोड एंड व्हाट इज मैक्सिमम मोड। ओके, सो मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड होता क्या है। मिनिमम मोड मतलब 1 माइक्रोप्रोसेसर, योर सिस्टम इज हैविंग 1 माइक्रोप्रोसेसर, and maximum mode मतलब your microprocessor can have certain co-processors also। ठीक है, मिनिमम मोड एक माइक्रोप्रोसेसर, मैक्सिमम मोड co-processors भी है। एक माइक्रोप्रोसेसर के अलावा भी there are certain co-processor which are helping that particular microprocessors। okay, so minimum and maximum मोड ये होता है। इसमें फिर इसके अलावा कुछ एक दो पिन के डिफरेंसेस होते हैं। तो मिनिमम मैक्सिमम मोड का डिफरेंस आता है, ये आपको रटना पड़ेगा बाय हार्ट। ठीक है, देख लेना कि 2-3 जो डिफरेंसेस हैं वो आप लिख के आओ, 4 या 3 मार्क्स से ज्यादा का नहीं आता। ठीक है, तो अगर मिनिमम मोड सेलेक्ट करना है तो MN-MX पिन होती है आपकी। ठीक है, एक MN-MX पिन होती है आपकी माइक्रो प्रोसेसर में। अगर आप मिनिमम मोड सेलेक्ट करो, एक ही माइक्रो प्रोसेसर है, तो उस पिन को आप 5 वोल्ट से कनेक्ट करते हो, और अगर मैक्सिमम मोड करना है तो उस पिन को आप ग्राउंड से कनेक्ट करते हो। ठीक है, पहला डिफरेंस हो गया। पहला डिफरेंस हो गया इनकी डेफिनेशन कि 1 सिंगल माइक्रो प्रोसेसर एंड मल्टीपल माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, पहला डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस हो गया कि द MN-MX पिन इन केस ऑफ मिनिमम मोड इज कनेक्टेड टू 5 वोल्ट एंड इन केस ऑफ मैक्सिमम मोड इट इज कनेक्टेड टू ग्राउंड। ठीक है, तो अभी मिनिमम मोड की बात करते हैं। फिर आता है हमारा BHE S7। ठीक है, द बस हाई इनेबल पिन इज यूज्ड इन 8086 टू इनेबल द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेटा बस बिट्स। ठीक है, अब
क्या होता है कि आपके देयर कैन बी अपवर्ड कंपैटिबिलिटी हो सकती है कि योर प्रोग्राम कैन बी रनिंग फ्रॉम 8088 टू 8086। उस केस में इफ यू वांट टू इनेबल, अगर आप 8 बिट से 16 बिट का डेटा को ट्रांसफर करना चाहते हो, सो यू विल हैव टू इनेबल द अपर साइड की डेटा बिट्स को आपको इनेबल करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको ये पिन यूज करनी होती है, जहाँ पे S7 आपका हमेशा 0 होता है। सो डिपेंडिंग ऑन की वेदर यू आर ट्रांसफरिंग 8 बिट डेटा एट अ टाइम और 16 बिट डेटा एट अ टाइम, यू विल यूज दिस बस हाई इनेबल। ओके, तो हायर साइड की डेटा बस जो है अगर BHE में 1 है तो यानी यू आर ट्रांसफरिंग 16 बिट ऑफ डेटा एट अ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मिनिमम मोड पिन क्या होती है। मिनिमम मोड ऑपरेशन इज ऑब्टेन्ड बाय कनेक्टिंग द MNX पिन डायरेक्टली टू 5 वोल्ट, बता दिया है मैंने। ठीक है, उसके बाद आपका पहला आता है IOM और MIO। IOM पिन जो कि 8088 में होती है और MIO जो कि आपकी 8086 में होती है, वो सेलेक्ट करती है मेमोरी या इनपुट आउटपुट। ठीक है, अब आपने माइक्रो प्रोसेसर को ये बता दिया रीड करना है, आपने ये भी बता दिया कि डेटा, आपने डेटा बस में डेटा भी डाल दिया, आपने एड्रेस बस के थ्रू एड्रेस भी उसको दे दिया। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि रीड कहाँ करना है, रीड कहाँ से करना है, मेमोरी से करना है या इनपुट आउटपुट से करना है, तो वो बताते हैं हम इस पिन के थ्रू। ठीक है, अगर IOM, अगर 8088 के केस में IOM पिन 1 है तो यानी इनपुट आउटपुट से रीड या राइट करना है, और अगर 0 है तो यानी मेमोरी से रीड या राइट करना है। ठीक है, सिमिलरली आपका 8086 काम करती है। फिर आता है आपका राइट लाइन। राइट लाइन ये इंडिकेट करती है कि अब आप, जैसे आपका रीड सिग्नल था उसी तरीके से आपका राइट सिग्नल होता है कि समथिंग इज टू बी रिटर्न। ठीक है, दैट पर्टिकुलर डेटा इज टू बी रिटर्न समवेयर वेयर that will be defined by that IOM pin or MIO pin. Okay, so this is how your signals work in correlation with each other, एक दूसरे के साथ कैसे मिलके काम करते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका INTA। INTA you know very well कि once your interrupt has been accepted, the system is the, जो जिस भी डिवाइस ने उस इंटरप्ट को रिक्वेस्ट किया होता है उसको एक्नॉलेज हम INTA के थ्रू देते हैं। ठीक है, पहली साइकिल में हम उसको पहले कुछ क्लॉकिंग पीरियड्स में हम उसको बताते हैं कि हाँ वी आर एक्सेप्टिंग इट, वी आर हैंडलिंग इट, एंड कुछ बाकी क्लॉकिंग पीरियड्स में हम फिर उससे उसका फैक्टर इनपुट मांगते हैं कि कौन सा सर्विस प्रोसीजर पे हमें जंप करना है। ठीक है, ये आपको अच्छे से बताया होता है। मिनिमम मोड पिन में ही आता है आपका एड्रेस स्लैश इनेबल। एड्रेस स्लैश इनेबल भी मैंने आपको बता दिया कि मेरा जो मल्टीप्लेक्स पिन है, अगर मैं बात करूं एड्रेस और डेटा पिन्स की, तो अभी फॉर द टाइम बिंग उसमें एड्रेस है या डेटा है मुझे कैसे पता चलेगा, वो मुझे पता चलता है एड्रेस स्लैश इनेबल के थ्रू। ठीक है, तो 2 पिन्स एट द सेम टाइम रीड की जाती हैं, ALE एंड AD। अगर ALE में 1 है तो यानी AD पिन में एड्रेस है, और अगर ALE में 0 है तो यानी AD में मेरा डेटा है। ठीक है, फिर आता है DT NR। डेटा ट्रांसमिट या रिसीव सिग्नल ये शो करता है कि माइक्रो प्रोसेसर डेटा बस जो है वो ट्रांसमिट कर रही है डेटा को या रिसीव कर रही है। ठीक है, सो DT अगर 1 है तो वो ट्रांसमिट कर रही है, और अगर DTR 0 है तो वो रिसीव कर रही है। ठीक है, फिर आता है हमारा डेटा बस इनेबल। एक्सटर्नल डेटा बस बफर्स को हैंडल करने के लिए यूज होता है। आई विल टेल यू व्हाट इज द यूज ऑफ बफर्स है 9.2 सेक्शन में, 9.3 सेक्शन में विल गेट टू नो अबाउट द बफर्स। फिर आता है आपका होल्ड। यू नो व्हाट होल्ड डज, रिक्वेस्ट अ डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, DMA को होल्ड इनपुट जो होता है इट इज एन इनपुट, एंड थ्रू दिस इनपुट पिन डिवाइसेस एक्सेस फॉर डिवाइसेस रिक्वेस्ट फॉर DMA। ठीक है, फिर आपका होता है HLDA। HLDA यू ऑल्सो नो कि अगर आपका जैसे ही आपके पास होल्ड इनपुट आता है आपके माइक्रो प्रोसेसर के पास, वो अपने सारे काम छोड़ छाड़ के अपने सारे पिंस को हाई इम्पिडेंस स्टेट में डाल के कहता है, HLDA को एक्टिव कर देता है कि हाँ नाउ आई हैव रिलिंक्विश्ड माय बसेस, यू कैन कैरी ऑन विद योर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ओके, फिर होता है हमारा SSO स्टेटस लाइन, जो मैक्सिमम मोड ऑपरेशन में एसओ पिन होती है उसके बराबर होता है। ठीक है, तो द फर्स्ट डिफरेंस मिनिमम और मैक्सिमम मोड में आ गया आपका एसएसओ पिन। ठीक है, तो इसको हम IOM और DTR के साथ कंबाइन करते हैं टू फंक्शन द करंट बस साइकिल। इसका भी एक डायग्राम है बुक में, ठीक है, वो देख लेना तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा एसएसओ पिन जब आपकी IOM और DTR के साथ कनेक्ट होती है तो कैसे आपका करंट फंक्शन पता चलता है। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा, ये, this is
ओके, अगर तीनों जीरो है तो इंटरप्ट एक्नॉलेज, मेमोरी रीड है, मेमोरी राइट है, हॉल्ट है, ऑपकोड है, तो दिस पिन्स आर यूजिंग फॉर दिस पर्पसेस। ओके, तो टुगेदर दे आर टेलिंग यू द स्टेटस ऑफ द करंट बस साइकिल, कि करंट बस साइकिल में काम क्या हो रहा है। ठीक है, फिर आती है आपकी S2, अब आती है आपकी मैक्सिमम मोड पिन। अगर आपको याद हो तो आपकी मिनिमम मोड पिन में SS0 और DTR और IOM बता रही थी कि करंट बस साइकिल का काम क्या है। आपकी मैक्सिमम मोड पिन में उस काम के लिए आपको S2, S1 एंड S0 होती है। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड डिफरेंस। अगर आप मैक्सिमम मोड का फर्स्ट डिफरेंस की बात करो तो MNMX पिन को ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और मिनिमम मोड में क्या करते हैं, +5 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं। मैक्सिमम मोड पिन में आपके पास होती है रिक्वेस्ट और ग्रांट। मिनिमम मोड में क्या होती है, होल्ड एंड HLDA। ठीक है, देखो ये डिफरेंस ध्यान करते जाओ कि दीज आर द पिन्स, ये मैक्सिमम मोड की ये वो पिन्स हैं जो मिनिमम मोड में नहीं है। ओके, सो मिनिमम मोड में क्या थी वो पिन, होल्ड एंड HLDA। मैक्सिमम मोड की अगर आप बात करें तो देयर इज पिन रिक्वेस्ट एंड ग्रांट, व्हिच इज रिक्वेस्टिंग द DMA and the microprocessor is granting the DMA through this single pin. Okay, ठीक है, so this is the second difference. फिर आता है lock. Lock output is used to lock peripherals of the system. This pin is activated by using the lock prefix on any. This है you have been told कि एक बार आपको DMA access हो जाता है तो that उस पर्टिकुलर टाइम के लिए लॉक लग जाता है कि जैसे कि कोई और डिवाइस जो है वो DMA एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, अभी एक डिवाइस अगर DMA एक्सेस कर रहा है तो कोई और डिवाइस जो है वो DMA एक्सेस की रिक्वेस्ट ही नहीं है। मैक्सिमम मोड पिन्स में नेक्स्ट पिन्स होती है क्यू स्टेटस पिन, वो जो आपके इंटरनल इंस्ट्रक्शन क्यू को बताती है। ठीक है, कि इसका इंटरनल स्टेटस क्यू में ये बताती है कि हायर बिट्स हैं या लोअर बिट्स है, या फिर क्यू एम्प्टी है या क्यू फुल है। तो वो जो क्यू स्टेटस है, इंटरनल क्यू स्टेटस है, वो आपको QS1 और QS0 बताती है। अगेन दिस पिन्स आर नॉट अवेलेबल इन योर minimum mode. So you have to underline these certain pins which are not available in minimum mode. And whenever you'll be asked this question, the difference between minimum mode and maximum mode, you have to write about these pins. Apart from the simple definition and the connectivity. Next आता है आपका clock generator. This was in section 9.1. तो section 9.1 में अगर मैं आपको अंडरलाइन करके बताऊं आपको किस चीज पे एम्फेसाइज करना है, पिन पे बिल्कुल एम्फेसाइज नहीं करना, किसी पिन के बारे में नहीं पढ़ना, QSO, SSL0 किसी के पिन में। सिर्फ आपको दो चीज ध्यान रखनी है, डिफरेंस बिटवीन 8086 एंड 8088 एंड डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम मोड पिन्स। दैट्स द ओनली थिंग विल बी आस्क्ड फ्रॉम सेक्शन 9.1। ठीक है, पिन्स बिल्कुल नहीं रटनी। ठीक है, अब आता है हमारा क्लॉक जनरेटर। अब मेरा माइक्रो प्रोसेसर की पिन तो है, मेरा माइक्रो प्रोसेसर की चिप आ गई, मेरा माइक्रो प्रोसेसर काम भी कर सकता है, डिवाइसेस के साथ कनेक्ट भी हो सकता है, उसे टाइमिंग सिग्नल कौन प्रोवाइड करेगा? तो मेरे माइक्रो प्रोसेसर के लिए इंटेल के थ्रू ही, जब इंटेल ने अपना माइक्रो प्रोसेसर बनाया 8086 8088 बनाया, उसने एक क्लॉक जनरेटर भी बनाया। क्लॉक जनरेटर का काम क्या था? टू प्रोवाइड टाइमिंग सिग्नल्स टू माई 8086 और 8088 और एनी माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो ये जो टाइमिंग सिग्नल्स है ना मेरे माइक्रो प्रोसेसर को, ये क्लॉक जनरेटर के थ्रू मिलते हैं। क्लॉक जनरेटर के बड़े सारे काम होते हैं, एक तो रीसेट करना, रेडी सिग्नल करना और क्लॉक प्रोवाइड करना। ठीक है, तीन मेन काम होते हैं, रीसेट, रेडी और क्लॉक सिग्नल्स प्रोवाइड करना। ठीक है, तो इस क्लॉक जनरेटर की भी अगर हम बात करें तो आपको पूरा नहीं रटना है, आपको डायग्राम भी नहीं रटना है, ये जस्ट आप एक कहानी की तरह मुझसे सुन लो। इस सेक्शन में से बहुत ज्यादा आज तक क्वेश्चन मेरे हिसाब से मैंने नहीं देखा, तो मैं आपको एक कहानी की तरह समझाऊंगी क्लॉक जनरेटर क्या होता है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट का क्या सिग्निफिकेंस होता है, और फिर इसकी कुछ पिन्स होती हैं। ठीक है, तो पिन्स तो कतई नहीं रटनी है, बाकी इसको कहानी की तरह एक बार समझ लो। ठीक है, तो सबसे पहले क्लॉक जनरेटर प्रोवाइड टाइमिंग सिग्नल्स टू माई माइक्रो प्रोसेसर चिप। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इट कैन बी यूज्ड फॉर रीसेट सिग्नल, रेडी सिग्नल एंड प्रोवाइडिंग क्लॉक सिग्नल। ठीक है, अब ये मेरा कुछ इस तरीके से दिखता है। 14 पिन्स होती हैं, 14 होती हैं, 18 पिन्स होती हैं, 9 पिन्स वन साइड, 9 पिन्स वन साइड। ओके, दिस इज हाउ इट्स लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अगर आप इसमें चेक करोगे देयर आर सर्टेन इनपुट पिन, कुछ इनपुट पिन्स हैं, ठीक है, और कुछ आउटपुट पिन्स हैं। तो आउटपुट पिन्स विल बी कनेक्टेड टू द माइक्रो प्रोसेसर एंड इनपुट पिन्स इसका खुद का काम, जो ये जिसकी हेल्प से ये चल रहा होगा उसके कनेक्शन। ठीक है,
पिन फंक्शन की अगर हम बात करें तो पिन अगेन थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है पिन पढ़ना, बट पढ़ लो एक बार, मैं कहानी इधर आपको समझाऊंगी। एड्रेस इनेबल और एड्रेस इनेबल 2 देखो, हमारा जो है अगर पर्टिकुलर कोई डिवाइस है जिसको वेट स्टेट, किसी को वेट स्टेट में घुसना है, तो उसको दो चीजें, दो पिंस की हेल्प लेनी पड़ती है। एक होता है एड्रेस इनेबल 1 या 2, या एक होता है रेडी 1 या रेडी 2। ठीक है, तो पर्टिकुलर कोई मेरा डिवाइस है, अगर उसको वेट स्टेट चाहिए, अगर वो चाहता है कि माइक्रो प्रोसेस अभी रेडी ना हो, अगर वो उसका रेडी पिन को कंट्रोल करना चाहता है, तो वो क्या करता है, एड्रेस इनेबल 1 या 2 रेडी 1 या 2 को के थ्रू ये बताता है क्लॉक जनरेटर को कि दैट पर्टिकुलर डिवाइस इज नॉट रेडी, वो अभी रेडी नहीं है। ठीक है, तो दो पिंस जो है वो साथ में यूज होती हैं, आइदर 1 वाली दोनों, रेडी 1 एड्रेस इनेबल 1 और 2 वाली। ठीक है, और टुगेदर दे क्रिएट अ सिग्नल फॉर रेडी। ठीक है, अगर रेडी में 0 भेजना चाहते हैं, मतलब कि वेट चाहते हैं, तो ये रेडी में 0 भेजेंगे, और अगर ये रेडी है तो ये रेडी में 1 भेजेंगे। तो दिस इज हाउ रेडी सिग्नल इज कंट्रोल्ड यूजिंग दिस क्लॉक जनरेटर। ठीक है, फिर आती है आपके पिन फंक्शन रेडी 1 रेडी 2। अगेन दीज आर यूज्ड, ये these are again used along with the address enable 1 and address enable 2. With the help of these pins, the devices can make the microprocessor to enter in the wait state. ठीक है, by controlling its ready pin. ठीक है, इसकी रेडी पिन को कंट्रोल करके ये लोग माइक्रो प्रोसेसर को वेट स्टेट में या वेट स्टेट में से बाहर ला सकते हैं। ठीक है, फिर होता है हमारा रेडी सिंक्रोनाइजेशन। सेलेक्ट इनपुट आइदर 1 और 2 स्टेजेस ऑफ रेडी 1। तो अब कैसे पता चलेगा कि रेडी 1 है या रेडी 2 है, तो वो हमें पता चलता है असिंक से। ठीक है, तो रेडी 1 या रेडी 2 के दोनों में से बीच में से एक चूज किया जाता है असिंक के थ्रू। नेक्स्ट आता है आपका रेडी। रेडी जो है वो रेडी सिग्नल जो है 8284 का, वो आउटपुट होता है माइक्रो प्रोसेसर को, जो ये बताता है कि वेदर इट हैज टू वेट और वेदर इट हैज टू बी रेडी। ठीक है, क्या उसके डिवाइसेस अभी तैयार हैं या उसके अभी डिवाइसेस तैयार नहीं है। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस आउटपुट पिन द माइक्रो प्रोसेसर कम्स आइदर इन अ रेडी स्टेट और इन अ वेट स्टेट। ठीक है, फिर होता है हमारा x1 x2। अब क्या होता है, हमारा 8284 एक क्लॉक जनरेटर है। ठीक है, उसके हेल्प से हमें रीड एंड राइट टाइमिंग जो है हम अपने माइक्रो प्रोसेसर की कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब टाइमिंग सिग्नल्स उसके कंट्रोल करते हैं। लेकिन हमारे 8284 को भी तो कुछ कंट्रोल टाइमिंग चाहिए। वो टाइमिंग जो है उसकी दो तरीके से आ सकती है, क्या इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। ठीक है, तो इंटरनल अगर होता है तो वो x1 x2 के इनपुट के थ्रू होता है, और अगर एक्सटर्नल होता है तो वो EFI के थ्रू होता है। ठीक है, EFI अभी बताती हूँ। x1 और x2 जो उसका इंटरनल क्लॉक जनरेटर होता है, क्लॉक ऑसिलेटर होता है, वो पिंस जो है ये इंटरनली उसको टाइमिंग सिग्नल प्रोवाइड करती हैं। बट इफ देयर आर मोर देन 18284, सपोज एक 8284 दूसरे 8284 को टाइमिंग सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है, तो उस केस में वी हैव इन EFI पिन। यहाँ पे EFI पिन के बारे में लिखा ही है, EFI पिन। ठीक है, EFI पिन। अब कैसे पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर 8284 जो है वो इंटरनली टाइमिंग सिग्नल से कंट्रोल हो रहा है या किसी एक्सटर्नल 8284 से कंट्रोल हो रहा है, वो हमें पता चलता है F पिन से। ठीक है, अगर F पिन में 1 है तो यानी EFI पिन यूज होगी, और अगर F पिन में 0 है तो यानी इंटरनल क्रिस्टल यूज होगा। ठीक है, जो हम इंटरनल क्लॉक है उसको हम क्रिस्टल बोल रहे हैं यहाँ पे, तो उसके जो इनपुट होते हैं x1 x2 होते हैं, और अगर वो यूज हो रहे हैं तो हमारा EFI ये जो होता है ये डिस्कार्ड हो जाता है। ठीक है, तो इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो कि भाई जो मेरा क्लॉक जनरेटर है उसको भी तो टाइमिंग सिग्नल्स की जरूरत है ना, तो उसके पास दो प्रोविजन है। उसके पास या तो वो इंटरनली अपने सिग्नल्स को जनरेट कर सकता है, जो कि उसका एक इंटरनल क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है। ठीक है, और अगर वो उससे नहीं कर पा रहा है तो उसके पास एक प्रोविजन होता है कि वो एक्सटर्नली एक और 8284 को अपने से कनेक्ट करवा सकता है। ठीक है, तो अब उसने इंटरनली किया है या एक्सटर्नली किया है वो डिपेंड होता है इस पिन पे। अगर उसने इंटरनली किया है तो 0 होगी इस पिन की वैल्यू, और अगर उसने एक्सटर्नली किसी चीज को यूज किया है तो उस पिन की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो अगर 0 है तो इस केस मतलब है C है, तो यानी ये वाले इनपुट काम आएंगे। ठीक है, इन इनपुट के थ्रू टाइमिंग सिग्नल्स कंट्रोल होंगे, और अगर 1 है तो इस इनपुट के थ्रू टाइमिंग सिग्नल्स कंट्रोल होंगे। ठीक है, दैट इज मेड। रटना नहीं है आप लोगों ने, बस आपने समझना है। समझ आ जाता है तो ठीक है, दोबारा पूछना अगर डाउट आए तो, बाकी रटना बिल्कुल नहीं है। कोई नहीं पूछता कि व्हाट इज FC, व्हाट इज EFI। ठीक है,
These are pins and no one will ever ask you about pins in microprocessor paper because there is a lot to ask about it. नेक्स्ट आता है आपका क्लॉक सिग्नल. अब ठीक है, हमने भैया टाइमिंग सिग्नल तो बना लिए 8284 के थ्रू, अब उसको आउटपुट भी तो करेंगे माइक्रो प्रोसेसर को, तो वो हमारे पास क्लॉक आउटपुट होता है. ठीक है, सीएल के आउटपुट के थ्रू हम माइक्रो प्रोसेसर को क्लॉक सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, टाइमिंग सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, विच कैन बी थ्रू द क्रिस्टल और ईएफआई. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पेरिफेरल क्लॉक. पेरिफेरल क्लॉक जो होता है वो आपका 1/6 होता है ईएफआई इनपुट फ्रीक्वेंसी का. सपोज अगर मेरी 15 हर्ट्ज की मैंने क्लॉक ईएफआई क्लॉक यूज करी है, तो मेरा जो क्लॉक होगा, जो मेरा सीएल के होगा, वो 5 हर्ट्ज का होगा. ठीक है, क्योंकि वो 13 होता है, और जो मेरा यहाँ पे 33% है ना, तो वो 13 होता है, और मेरा पीसी क्लॉक जो होता है वो 1/6 होता है. तो मतलब 5 हर्ट्ज का भी आप 5 हर्ट्ज को भी आप अगर 3 से डिवाइड करोगे तो जाके उतना क्लॉक जो है वो उतना सिग्नल जो है उतनी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आगे पास होगा. तो क्या होता है पेरिफेरल क्लॉक और क्लॉक में क्या डिफरेंस होता है कि जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है, कुछ कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो जिन पर स्लो फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है. ठीक है, जो कम फ्रीक्वेंसी में काम करते हैं, तो उन डिवाइसेस के लिए हमारे पास पेरिफेरल क्लॉक होता है. तो पेरिफेरल क्लॉक में बस यही होता है कि जो भी आपके पास इनपुट आ रहा होता है उसका 1/6 पार्ट जो है वो आपके उसमें आउटपुट होता है. तो अगर आप 15 हर्ट्ज की यूज कर रहे हो तो उसको 6 से डिवाइड कर दो एंड यू विल गेट द आउटपुट फॉर पेरिफेरल क्लॉक. ओके, नेक्स्ट आता है ऑसिलेटर. ऑसिलेटर आउटपुट जो है वो ऑसिलेट फ्रीक्वेंसी बताने के लिए यूज किया जाता है कि किस फ्रीक्वेंसी पे आपका जो क्लॉक सिग्नल है वो काम कर रहा है. इट्स एन आउटपुट एंड इट इज गिवन टू द माइक्रो प्रोसेसर डायरेक्टली. रीसेट इनपुट जो है एक्टिव लो इनपुट है, और रीसेट इनपुट जो है इट हेल्प्स टू रीसेट द माइक्रो प्रोसेसर. देखो ये क्या करता है, ये नेगेटिव एज पे काम करता है. नेगेटिव एज मतलब जैसे ही मेरी क्लॉक जो है वो 1 से 0 जाएगी, मेरा रीसेट इनपुट जो है, जो मेरा रीसेट है सिग्नल है, मेरा जो माइक्रो प्रोसेसर का रीसेट इनपुट है उसके पास रीसेट सिग्नल आ जाएगा. ठीक है, अब मेरा रीसेट सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर के पास आ गया, वो उसको रीड कब करता है, जब वो खुद 0 से 1 पे जाएगा. ठीक है, तो मेरी जो ये रीसेट इनपुट है, ये एक्टिव लो इनपुट है 8284 को often connected to RC network that provide power or resetting. This is for अच्छा this reset input is for 8284 कि आपको 8284 को भी रीसेट करने के लिए चाहिए होगी. एक there is a reset pin also which is for your microprocessor. So this is a reset input. This is used to reset your 8284. Okay, so 8284 is again like a simple chip which also needs to needs to have some control signals. क्योंकि आपको पता चल गया कि या तो एक्सटर्नल से प्रोवाइड हो रहा है या इंटरनल से पता पर प्रोवाइड हो रहा है, और उसको भी खुद को रीसेट करना है. तो दैट पर्टिकुलर इनपुट इज यूज्ड फॉर रीसेट. अब आप जो भी, चाहे आप एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल यूज कर रहे हो चाहे आप इंटरनल यूज कर रहे हो, उन्हीं में से आपका एक इनपुट जो है इस RES में जाएगा और उसी की हेल्प से आपका 8284 जो है वो रीसेट होता है. फिर आता है आपका रीसेट आउटपुट. रीसेट आउटपुट जो होता है आपका माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्ट होता है एक्टिव, ये आपका नेगेटिव एज पे काम करता है, और आपका जो खुद का माइक्रो प्रोसेसर है वो पॉजिटिव एज पे रीसेट होता है. तो इसका मतलब क्या है, अगर आप बुक में पढ़ोगे तो इसका मतलब ये है कि जब आपका सिग्नल 1 से 0 जाता है, मतलब नेगेटिव एज होती है 1 से 0, तो उस केस में आपके माइक्रो प्रोसेसर को एक रीसेट आउटपुट पहुंच जाता है. फिर आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो रीसेट आउटपुट लेके जब वो 0 से 1 उसकी साइकिल जाती है तब खुद को रीसेट करता है. ठीक है, फिर आता है आपका क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन. पिन इज यूज्ड व्हेन द EFI इनपुट प्रोवाइड्स सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम इन मल्टीप्रोसेसर्स. देखो अगर आप EFI अगर जब आपके पास एक से ज्यादा माइक्रो प्रोसेसर है तो ऑब्वियसली उसमें अगर आप सिंगल 8284 तो आप यूज नहीं कर सकते, और सिंगल 8284 यूज नहीं कर रहे हो तो आप एक से ज्यादा 8284 यूज करने को आपके आपस में वो सिंक्रोनाइज होने चाहिए. ठीक है, तो सी सिंक जो है दैट पिन इज यूज्ड टू create a synchronization between multiple processors and that synchronization is also done with the EFI. तो उस केस में तो आपका कोई एक ही ऐसा 8284 होगा जो इंटरनली जनरेट होगा, बाकी सारे आपस में कनेक्टेड होंगे जिससे कि टाइमिंग सिग्नल जो है आपस में सिंक्रोनाइज्ड रहे. तो विद द हेल्प ऑफ दिस सी सिंक दैट सिग्नल्स आर रिमेन सिंक्रोनाइज्ड. और अगर इंटरनल क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज्ड है तो दिस पिन मस्ट बी ग्राउंडेड. ठीक है, तो इंटरनल जिस भी 8284 में इंटरनली क्लॉक जनरेट हो रही है उस उधर तो ये पिन ग्राउंडेड रहेगी, लेकिन अगर कोई EFI से एक और 8284 से आप कनेक्टेड हो तो उस केस में इस पिन के हेल्प से हम सिंक्रोनाइजेशन करते हैं.
फिर आती है ग्राउंड, ग्राउंड पिन कनेक्ट टू द ग्राउंड एंड द पावर सप्लाई विच कनेक्ट टू द 5 वोल्ट। ठीक है, सो दिस वाज योर 8284 पिन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसका मैं आपको एक डायग्राम बताती हूँ। ठीक है, इसको सिंपल ये डायग्राम, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक देखो इसका रीसेट है, एक क्लॉक पार्ट है और एक रेडी पार्ट है। 3 इसके मेन फंक्शंस होते हैं, रीसेट, क्लॉक एंड रेडी। अगर आप ये वाला डब्बा देखोगे तो दिस इज अ, अगर आप ये पहला रीसेट सिग्नल वाला डब्बा देखोगे तो दिस इज वन पार्ट। फिर आप ओएससी और पीसीएलके और सीएलके वाला पार्ट देखोगे तो दिस इज सेकंड पार्ट। और फिर अगर आप रेडी वाला डब्बा देखोगे तो दिस इज थर्ड पार्ट। तो दिस आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ योर 8284 है। तो इसके हेल्प से रीसेट सिग्नल जा रहा है। ठीक है, रीसेट सिग्नल जा रहा है कि आपका सिस्टम जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है वो नेगेटिव एज पे रीसेट हो जाए, तो दिस इज फॉर रीसेट। दिस इज, देखो अगर आपका x1 x2 अगर आपका इंटरनल ऑसिलेटर आप यूज कर रहे हो तो इंटरनल ऑसिलेटर क्या करता है, आपकी स्क्वायर वेव जनरेट करता है और वो स्क्वायर वेव जो है आपकी एंड गेट में जाती है और एंड गेट की हेल्प से आपका आगे सिंक्रोनाइजेशन फ्लिप फ्लॉप्स में आगे से आपको वो सिग्नल पीसी क्लॉक में जाता है। तो देखो अब जैसे सपोज ये आपका इंटरनल सिग्नल जो है 15 हर्ट्ज का है, अगर 15 हर्ट्ज का ये सिग्नल जनरेट हुआ तो सबसे पहले वो 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, 3 से डिवाइड होने के बाद वो आपका जाएगा क्लॉक में। ठीक है, और 3 से डिवाइड होने के बाद वो 2 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होने के बाद वो जाएगा पीसी क्लॉक में। सो दिस इज हाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल इज कंट्रोल। एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो कहाँ पे थे, तो रीसेट तो सिंपल है, ये खुद रीसेट हुआ, उसके बाद उसने नेगेटिव एज पे इसको एक सिग्नल भेज दिया और नेगेटिव एज पे पॉजिटिव एज पे आपका माइक्रो प्रोसेसर रीसेट हो गया। ठीक है, रटना नहीं है आपको, ये बिल्कुल भी नहीं रटना, तो घबराना मत अगर ऐसा लगे कि ये क्या फ्रेंच की चल रही है। नेक्स्ट आता है आपका क्लॉक। क्लॉक आपके 3 टाइप के, एक फ्रीक्वेंसी, एक आपका पेरिफेरल क्लॉक और आपका क्लॉक सिग्नल जनरेट होता है। तो ये क्लॉक आपका मेन माइक्रो प्रोसेसर के लिए होता है, ये आपको पेरिफेरल्स के लिए होता है विच इज 1/6 ऑफ द मेन फ्रीक्वेंसी। और ये आपको ऑसिलेटर जो आपकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, जो आपकी क्लॉक की फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्टेड होता है। तो सबसे पहले तो आपका एक ऑसिलेटर होता है और आपका एक EFI सिग्नल होता है। आपका FC ये बताता है कि वेदर दिस पार्ट इज वर्किंग और वेदर दिस पार्ट इज वर्किंग। ठीक है, तो अगर आपका F1 है तो दैट मींस EFI से आपका इनपुट जाएगा, और अगर आपका X1 X2, अगर आपका C 0 है, अगर FC 0 है तो यानी आपका इस पार्ट से जाएगा विच इज कंट्रोल थ्रू दिस गेट्स डायग्राम। ठीक है, अगर आप इस गेट डायग्राम को एक्सपेंड करके देखो तो FC के हेल्प से, FC 0 या 1 होने से either input will go from here or input will go from here। ठीक है, और अगर input is going from here then C sync also comes in the picture। ठीक है, अब इनपुट जो है, अब आपके पास यहाँ पे सिग्नल पूरी तरीके से आ गए। अब क्लॉक में भेजने से पहले आप उसे 3 से डिवाइड कर देते हो। ठीक है, सपोज आपकी 15 हर्ट्ज की क्लॉक थी तो आप उसको पहले 3 से डिवाइड कर रहे हो एंड तब आप उसको जो है अपने क्लॉक में भेज रहे हो। ठीक है,
और आप पीसी क्लॉक में भेजने से पहले उस सिग्नल को 2 से डिवाइड कर देते हो, तो आपका वो पीसी क्लॉक में जाता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ योर सिग्नल्स आर जनरेटेड। नेक्स्ट आता है आपका रेडी। रेडी में आपके ये देखो, रेडी 1, इनेबल 1, रेडी 2, इनेबल 2 और असिंक। ठीक है, तो इसके हेल्प से आप ये बता, इसके हेल्प से आपके ये सिग्नल जनरेट होते हैं कि वेदर द रेडी इज टू बी वेटेड, मतलब रेडी को 0 होना चाहिए या रेडी को 1 होना चाहिए। तो इन जब इनके हेल्प से आपके पास इनपुट जाते हैं, तो रेडी में या तो 0 जाता है या 1 जाता है आपके माइक्रो प्रोसेसर को। तो दिस इज योर 82848। ठीक है, इसके अलावा 82484 में आपको कुछ नहीं करना। 8284 से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मतलब मेरे हिसाब से उससे मैंने आज तक जितने भी, मैंने 5 साल से 4 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए ये पेपर, 8284 से कोई क्वेश्चन मैंने नहीं देखा। ठीक है, और पिन्स तो बिल्कुल ही नहीं रटनी है, तो बस ये कहानी की तरह आप समझ लो। अगर आप इसके फंक्शंस देखना चाहते हो तो इट यूज्ड टू create reset signal for your microprocessor for providing peripheral clock signals and ready signals to the microprocessor. That is the only main thing in this. ठीक है, बट डायग्राम में हमें डेप्थ में जाना ही नहीं है, बिकॉज that is not our forte. कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स का forte वो नहीं होता, therefore just learning things. So अगर कहानी में समझ नहीं आ रहा है तो let me know about your doubts. ठीक है, so I will try to make it more clear. बाकी that was all in the 9.2 section. ये थोड़ी थियोरी बताई हुई है उन्होंने, जो मैंने आपको कहानी में से बताया है। ठीक है, फिर आता है आपका बस बफरिंग एंड लैचिंग। मैं आपको बस बफरिंग एंड लैचिंग बता देती हूँ, मैं आपको टाइमिंग सिग्नल्स कल बताऊंगी। ठीक है, बस बफरिंग एंड लैचिंग। अब देखो क्या होता है, अब मैं आपको ये पूरी पूरी कहानी को दोबारा से दोहराती हूँ। पहले बताओ 9.1 और 9.2 सेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर नहीं है तो आई कैन प्रोसीड फॉरवर्ड, और जब भी पढ़ो तो मुझसे अपने डाउट्स पूछना। बाकी आई एम अंडरलाइनिंग कि क्या चीज पूछी जा सकती है, क्या चीज नहीं पूछी जा सकती, बिकॉज दीज आर द चैप्टर जो आपको पूरे पूरे, अगर आप फाइनल टाइम पे उठाते हो तो पूरे पूरे नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, बस बफरिंग एंड लैचिंग जस्ट थियरी है। ठीक है, इसमें बड़े सारे डायग्राम्स है और वो डायग्राम्स हमें नहीं करने हैं। ये जो डायग्राम्स है ये हमें डायग्राम्स नहीं करने हैं, तो ठीक है, तो सिर्फ थियरी के हिसाब से पढ़ो कि व्हाट इज बस बफरिंग एंड लैचिंग। इसको थ्योरी में आता है, डिफाइन करने को आता है व्हाट इज बस बफरिंग एंड लैचिंग। ठीक है, आता है लेकिन ये क्वेश्चन, तो मैं आपको बताती हूँ बस बफरिंग एंड लैचिंग होता क्या है। हमारे पास मल्टीप्लेक्स पिन्स होती हैं। ठीक है, मल्टीप्लेक्स पिन्स में हमारे पास एड्रेस होता है और डेटा होता है। सपोज एड्रेस और डेटा पिन्स की अगर हम बात करें तो दे आर मल्टीप्लेक्स पिन्स। ठीक है, तो अब मेरी मल्टीप्लेक्स पिन्स तो हैं, अब मुझे पता भी चल रहा है, एक बार में उसमें एड्रेस आ रहा है, एक बार में उसमें डेटा आ रहा है। तो मेरी क्लॉक सिग्नल, अगर मैं अपनी क्लॉक की बात करूँ तो अगर मैं अपने एक बार के ट्रांसफर की बात करूँ तो मेरे को एक साथ पता होना चाहिए कि इस एड्रेस पे दिस पर्टिकुलर डेटा राइट करना है या इस एड्रेस से दिस पर्टिकुलर डेटा मुझे रीड करना है। तो जब मैं अपना रीड या राइट को इनिशिएट करती हूँ, आई शुड हैव बोथ द एड्रेस एंड डेटा इन माय हैंड्स। मेरे को दोनों चीजें पता होनी चाहिए एक साथ। लेकिन अगर मैं एड्रेस और मल्टीप्लेक्स पिन की बात करूं तो क्या वो मुझे एक बार में दोनों चीजें दे सकते हैं? नहीं दे सकते। वो पहली बार में मेरे को एड्रेस देगी, दूसरी बार में मेरे को डेटा देगी, या दूसरी पहली बार में डेटा देगी, दूसरी बार में मेरे को एड्रेस दे सकती है। एक के बाद एक ही तो दे सकता है भाई, वो मल्टीप्लेक्स है, उसकी लिमिटेशंस है कुछ। ठीक है, वो दोनों चीजें मुझे प्रोवाइड जरूर कर सकती है। वो मुझे एड्रेस भी प्रोवाइड कर सकती है, वो पिन्स मुझे डेटा भी प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, लेकिन वो दोनों मुझे एक साथ प्रोवाइड नहीं कर सकती। लेकिन मुझे रीड या राइट करने के लिए क्या चाहिए? मुझे दोनों एक साथ चाहिए। और अगर नहीं हुआ एक साथ तो मैं गलत एड्रेस पे रीड करूंगी या गलत एड्रेस से राइट करूंगी, गलत एड्रेस पे राइट करूंगी या गलत एड्रेस से रीड करूंगी, तो मेरा तो काम खराब हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या पिक्चर में लाते हैं? लैचेस एंड बफर्स। ठीक है, तो अब लैचेस एंड बफर्स का खाली काम क्या होता है कि माइक्रो प्रोसेसर के बीच में और आपके इनपुट आउटपुट के बीच में लैचेस एंड बफर्स आ जाते हैं। ठीक है, अब वो लैचेस एंड बफर्स क्या करते हैं कि जैसे ही सपोज मैं कुछ रीड या राइट करना चाहती हूँ, तो मैंने बोला भी मेरे को रीड करना है इस पर्टिकुलर एड्रेस से, और इस पर्टिकुलर एड्रेस से मेरे को राइट करना है। सपोज राइट से जल्दी से समझ जाओगे, ये पर्टिकुलर डेटा जो है मुझे इस पर्टिकुलर एड्रेस पे राइट करना है। ठीक है, ओके, मैं एक साथ तो नहीं भेज सकती, अब मुझे भेजना है एक साथ है, तो क्या होता है, मैं बफर्स एंड लैचेस लगा देती हूँ अपने
इसके बीच में डायरेक्ट उनको कम्युनिकेशन करने से बेटर है मैं उनको बफर्स एंड लैचेस लगा देती हूँ। तो जब सपोज मैंने पहली बार में एड्रेस भेजा, अगर मैं पहली बार में एड्रेस भेज रही हूँ तो वो जाके लैच में स्टोर हो जाता है, ठीक है। मेरा जो एड्रेस है, एड्रेस पिन के थ्रू जो डेटा गया वो लैच में स्टोर हो गया, ठीक है। और जो मेरा जब मेरा दूसरी बार में दूसरी साइकिल में मेरा डेटा गया वो जाके मेरा बफर में स्टोर हो गया। एंड जैसे ही मेरे को बफर में डेटा और एड्रेस मिल गया, लैच में एड्रेस बफर में डेटा मिल गया, मेरी जो है राइट कमांड जो है वो एग्जीक्यूट कर जाएगी। नाउ आई हैव बोथ द थिंग इन माय हैंड्स, ठीक है। और पिन्स भी मेरी मल्टीप्लेक्स्ड रही, पिन्स भी मुझे पढ़ाना नहीं पड़ा और मेरी एक साथ मुझे एड्रेस भी मिल गया, डेटा भी मिल गया और मेरा कोई चीज गलत मेमोरी पे रीड या राइट भी नहीं हुई। तो दैट इज व्हाट बफरिंग एंड लैचिंग, ठीक है। सो नॉर्मली जो हमारा काम है पिन मल्टीप्लेक्सिंग से हमारा पिन्स का डिजाइन तो बहुत सिंपल हो जाता है, लेकिन हार्डवेयर का काम बढ़ जाता है। उस केस में फिर हमें बफर्स एंड लैचेस लगाने पड़ते हैं, ठीक है। सो बफर एंड लैचेस का काम सिर्फ इतना ही है कि जब एड्रेस आए तो लैच एड्रेस को स्टोर कर ले और जब डेटा आए तो बफर जो है वो डेटा को स्टोर कर ले, ठीक है। और उसके बाद जब जैसे ही राइट शुरू हो तो दोनों के दोनों बफर्स और एड्रेस जो भी लैच है बफर से डेटा चला जाए और लैच से हमारा एड्रेस चला जाए, ठीक है। सो दिस इज बफरिंग एंड लैचिंग, ठीक है। इसको आप थ्योरी में पढ़ोगे या प्रेजेंटेबल वे में लिखना सीख लोगे तो इट विल बी वेल एंड गुड, बट दिस इज द होल थिंग अबाउट बिहाइंड बफरिंग एंड लैचिंग। और इससे देखो आपके 74LS3 करके लैच यूज हो रहा है और आपका बफर का नाम क्या था, 3 इनपुट नैंड गेट बफर था। तो ये सब चीजें नहीं यूज करनी है। देखो latch 1 and latch 2, this is 8088, depends on the number of pins that are multiplexed, ठीक है। so there are क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पिन्स मल्टीप्लेक्स नहीं होती, सिर्फ स्टेटस सिग्नल वाली और 8 पिन्स ये मल्टीप्लेक्स होती हैं, तो इसमें 2 लैच से काम चल रहा है। दिस इज लैच, दिस इज जस्ट फॉर एड्रेस। तो देखो अब जब मल्टीप्लेक्स पिन से जब एड्रेस आएगा तो एड्रेस यहाँ स्टोर होगा और फिर वो एड्रेस अलग से आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो पिन्स खाली थी, जो उनका खाली काम था, वो तो डायरेक्ट सेंड कर रही है डेटा, ठीक है। तो दिस इज 8088 का लैच। 8086 का भी देख लो, उसमें आपको 3 लैच की जरूरत पड़ती है। उसमें थोड़ी पिन्स जो होती हैं हमारी ज्यादा मल्टीप्लेक्स होती है, एक BHE7 भी होती है, ठीक है। और जो हमारी एड्रेस पिन्स जो होती हैं वो भी ऊपर वाली भी हमारी मल्टीप्लेक्स होती है, याद है ना, 80 से 8015 और वहां पे सिर्फ 80 से 87 मल्टीप्लेक्स थी। तो यहाँ पे हमें 3 लैचेस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा एड्रेस का काम तो खत्म, मतलब हमारे एड्रेस तो चलो हमने एक तरफ स्टोर करके रख लिया। डेटा का क्या, डेटा के लिए हम करते हैं बफर सिस्टम, ठीक है। तो बफर सिस्टम में हमें तभी जरूरत पड़ती है जब देयर आर मोर देन 10 डिवाइसेस, और देयर कैन नेवर बी अ कंप्यूटर वेयर लेस देन 10 डिवाइसेस में आपका काम हो जाए। यू विल हैव टू हैव मोर देन 10 कंपोनेंट्स, ठीक है। छोटे क्लॉक जनरेटर, ये DMA जनरेटर और इनपुट इंटरप्ट वगैरह, ये सब इतने सारे आपके छोटे डिवाइसेस 10 से ज्यादा हो ही सकते हैं। तो फुली बफर्ड आपका सिस्टम कुछ इस तरीके से लगता है। ये देखो ये रहा आपका बफर, ठीक है। तो अब आपका जो एड्रेस देखो, अब आपकी अगर एड्रेस की बात करें 87 इन पिन्स की बात करें तो आपका जब ALE 1 होगा तो आपका एड्रेस जो है वो यहाँ स्टोर हो जाएगा, और जब आपका ALE 0 होगा तो इन पिन्स का कंटेंट जो है वो यहाँ स्टोर हो जाएगा। फिर इन दोनों लैचेस एंड बफर से डायरेक्ट जो आउटपुट होगा वो आपका रीड या राइट सिग्नल की हेल्प करेगा, ठीक है। दिस इज ऑल। सो ये डायग्राम रटना नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट रटना नहीं है, नहीं पूछता कोई। बाकी बस बफरिंग एंड बस लैचिंग के डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या, डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि भाई क्यों बफरिंग एंड लैचिंग हम करते हैं, क्यों हम मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं, क्यों हम डीमल्टीप्लेक्सिंग करते हैं। सो मल्टीप्लेक्सिंग मतलब यूजिंग द सेम पिन फॉर 2 यूजेस एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग मतलब बफरिंग एंड लैचिंग। ओके, किसी को डाउट? आई एम जस्ट स्टॉपिंग हियर, मैं यहाँ पे खत्म हो रही हूँ। मैं कल आपको ये कल वाला सेक्शन जो है, ये जो 9.4 सेक्शन है, इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो वो मैं आपको कल कराऊंगी। आई एम स्टॉपिंग हियर। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है? डाउट नहीं है, ये कुछ समझ नहीं आया। 2 केस में डाउट नहीं होते, या तो बहुत अच्छे से समझ आया या बिल्कुल समझ नहीं आया। तो कौन सा केस है आप लोगों का? आत्मनिर्भर बच्चे हैं, फिर सोचेंगे खुद पढ़ेंगे पहले, फिर देखेंगे कि क्या डाउट्स आते हैं। मैम ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही मुझे नहीं पता,
मैंने नहीं करी। मैम अब रिकॉर्ड करती हैं, अश्विन करता है। हो रही है, चलो फिर सही है, ओके चलो ओके, फिर तो ठीक है। फिर ठीक है ना। हाँ देखो देखो, इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल, दीज थिंग्स आर नॉट इजी। पहली बार में बच्चे के पढ़ के ऊपर से निकल ही जाएगी, ठीक है। बट जब आप पढ़ोगे तो अगर आपको मेरे वर्ड्स भी याद रहेंगे ना, तो यू विल बी एबल टू learn things properly, and I will be always there. So whenever you start studying on your own, count me in for any doubts. So that was it for 14 today. October 14th October is a test of chapter 4 and 6 है ना? 15 को है ना मैम? हाँ 14, तो 14 को क्यों बोल रहे हो, क्या 14 को क्या है फिर? ओ पढ़ना स्टार्ट करना आप बोल रहे थे ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ठीक है। 15 अक्टूबर को तो टेस्ट है चैप्टर 4 एंड 6 का, इस वीक में बना दूंगी। अगेन थ्योरेटिकल नहीं होगा, ज्यादा एम्फसाइज करना अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजों पे, प्रैक्टिकलिटी पे, ठीक है। थियरी तो बहुत ही कम आती है, थियरी 1-2 मार्क्स की आएगी। ओके सो किसी को कोई डाउट, किसी को भी कोई डाउट छोटा मोटा भी? मैंने आपको 3 चीजें पढ़ाई, 3 चीजों में से अगर आप लास्ट टाइम पे चैप्टर 9 खोलते हो ना, अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो 9.2 सेक्शन बिल्कुल छोड़ देना, ठीक है, एकदम छोड़ देना, कोई नहीं पूछता। 9.1 सेक्शन और 9.3 सेक्शन, 9.1 सेक्शन में से डिफरेंस बिटवीन 8086 एंड 8088 एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम मोड पिन्स, ये अच्छे से कर लेना। और 9.3 सेक्शन जस्ट नो द डेफिनेशन, व्हाई मल्टीप्लेक्सिंग, व्हाई डीमल्टीप्लेक्सिंग, हाउ आर वी डीमल्टीप्लेक्सिंग द पिन्स, ओके। दैट इज ऑल फॉर योर चैप्टर 9 एंड 9.4 में और भी सिंपल है, और भी सिंपल है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंपलेस्ट थिंग है वो बट इंपॉर्टेंट है, तो आई विल टीच दैट टुमारो, वो कल बताऊंगी आपको मैं। रीड राइट डायग्राम, ठीक है, 36 बार में से 35 बार रीड राइट डायग्राम पूछा जाता है। ओके सो बाय बाय क्लास, थैंक यू सो मच। अरे बाय बाय नहीं, अटेंडेंस लेने दो, अटेंडेंस, चलो ठीक है, ओके बाय बाय, थैंक यू, कल पढ़ेंगे।